फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। रात के बज रहे हैं 11:30, आ रही है मुझे नींद। मेरी बेटी अभी सो रही है। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मस्त से अभी अपनी नींद पूरी कर रही है। जैसे ही मेरा सोने का टाइम होगा, हालांकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन जैसे 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 मुझे नींद आती है मतलब पूरी वाली, तब तक मैं मतलब आँख बंद नहीं करती हूँ। अब मैं मतलब बस मेरा टाइमिंग हो रहा है सोने का, तो मैंने बोला थोड़ा टाइम है तो मैं शूट कर लेती हूँ। और जब तक मुझे नींद आती है तो मैडम ये की काँ कूँ शुरू कर देती हैं। तो आज मुझे मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है, बेबी के मतलब मेरी बेटी के लिए। बट मैं जा नहीं पाई थी। उसका भी रीज़न है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल पाती तो बच्चे को कैसे समझा तो मानूंगी। और हस्बैंड को कुछ काम है जिस वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो हम उन्होंने मतलब अभी बोला है कि 1-2 दिन में मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा बच्चे का वैक्सीनेशन कराने के लिए। इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि मैं गिर गई थी बस में जब मैं खुद को दिखाने गई थी। और बहुत चोट विट लग गई थी मुझे, मतलब बस के अंदर ही गिर गई थी झटके। मतलब बस ने वाले ने झटके से गाड़ी रोकी तो मैं आगे वाले सीट पे बैठी थी, धड़ाम से गिर गई और मुझे बहुत डांट पड़ी। चोट लगी तो मुझे बताना पड़ा। हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड ने ऑटो में जाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने सोचा कुछ पैसे बच जाएंगे, इसलिए मैं आराम से बस में चली गई। लेकिन बस में जाने पर उल्टा मुझे नुकसान हुआ। खैर वो तो बात की बात है। वैक्सीन के लिए जब मैं नहीं गई हूँ तो मतलब जहाँ पे मेरी बेटी का मतलब मैंने अपनी डिलीवरी करवाई थी, वहाँ पे मतलब मंथ वैक्सीनेशन के पहले लोग का कुछ बेबी का कुछ सेशन होता है, जिसके अंदर वो जो वहाँ के चाइल्ड के जो डॉक्टर हैं और प्लस जिनका हॉस्पिटल है, वो खुद भी बच्चों के डॉक्टर वगैरह हैं वहाँ पे। वो सब कुछ मतलब बताते हैं कि बच्चों में क्या दिक्कतें हैं, मतलब बच्चों में क्या सिम्टम्स दिखे तो उन्हें कोई दिक्कत है, कब उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, कब वो बराबर है। जैसे कि उल्टी कर रहे हैं, कितनी बार पॉटी जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या दिक्कत है ऐसी। तो उसको लेके कब डरना है कब नहीं डरना है, ऐसी तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। मैं भी बहुत बार डर जाती हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा डर के भी अपने आप को दिखाती हूँ मैं नहीं डरी हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मतलब अकेले रहने का मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हैं, बस हम रहते हैं। तो कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर हर बात पे ऐसे डरूंगी तो फिर मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी ना। तो इस वजह से सिर्फ मेरे को जब ऐसा लगता है कि बस हाँ कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने नहीं आ रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाना वो करती हूँ। नहीं तो जितना है, वैसे भी एक बच्चा अगर आपको पहले से है तो काफ़ी हद तक आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। जैसे मेरी बेटी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, लेकिन बेटी के टाइम पे ऐसा नहीं है। मैं इसको लेके, अब ये ऐसा नहीं है कि बेटी है इसलिए डर नहीं है, ऐसा नहीं है। बेटी के टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें होती थी सेम इसे भी होती है। तो वो मुझे याद आता है, मुझे समझ में आता है कि नहीं वो नॉर्मल है। बेटी के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा इसलिए डर गई थी क्योंकि उसमें मैं भी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी। ज़्यादा दिक्कत में मेरे स्टिचेस वगैरह ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैं बैठ के बच्चे को फिटिंग ज़्यादा करा देती थी। डॉक्टर कहते हैं बैठ के फिटिंग कराना अच्छी बात है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे बैठ के फिटिंग कराना बिल्कुल मना था। सो के फिटिंग कराती थी मैं, लेकिन उसमें भी मुझे बच्चे के गर्दन पे हाथ रखना था या कोई पिल्लो का सपोर्ट लेना था, और उसके बाद डकार दिलाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो फिर बच्चे को दिक्कत होता है। लेकिन जो नॉर्मल हैं, जिन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो मतलब बैठ के ही बच्चे को फिटिंग कराना चाहिए। नहीं तो फिर दिक्कत का मतलब क्या होता है, वो बच्चा डकार नहीं लेगा। कितनी बार उसके जो नली से मतलब जो दूध है वो चला जाता है, जिससे फेफड़े में शायद दिक्कत हो जाती है। ऐसा कितनी बार डॉक्टर बताते हैं। और कुछ लोग मुझसे कितनी बार, जैसे भी मेरी बेटी के टाइम पे, मेरा बेटा तो ठंडी में नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी बेटी ठंडियों में हुई है, एकदम घनी ठंडी में हुई है। तो उस हिसाब से बच्चे को ठंडी से बचाने के लिए बहुत सी चीज़ों को पुराने लोग कहते हैं, दे दो, गुट्टी पिला दो, अजवाइन का पानी समथिंग को बोल, अजवाइन का वो हल्का सा काढ़ा जैसा हल्का सा चटा दो, या ये हींग है वो चटा दो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को भी नहीं दिया था। भले सब लोगों ने बोला, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे, अपने के किसी और बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं चाहती। डॉक्टर हैं, कुछ सोच समझ के ही चीज़ें बता रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं हमसे ज़्यादा वो उनको नॉलेज है सब चीज़ों की।
दिन में वो कितने पेशेंट को देखते हैं, तो वो गलत तो बताएंगे नहीं, ठीक है ना। घर वाले भी गलत नहीं बताएंगे, पुराने वाले लोग भी बताएंगे। घर वाले खैर कुछ घर वाले तो नालायक ही होते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जिनकी फैमिली अच्छी है और जिनकी फैमिली में मतलब पुराने लोग हैं, वो भी गलत नहीं, वो अपने हिसाब से सही चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन उनके ज़माने में और हम आज जो रह रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं। उस टाइम का जो बोलते हैं ना, ये माहौल रहता है, माहौल मतलब खान पान और सारी चीज़ें वो अलग थी। हम लोग तो बिना मिलावट की कोई चीज़ खाते नहीं, तो उस हिसाब से हम इसमें एडजस्ट नहीं हो सकते, इसमें इस हिसाब से उस समय एडजस्ट नहीं हो सकते थे। चीज़ें अलग हो जाती है ना। उस समय का जो बच्चा है वो हर चीज़ प्योर से मिलती थी। छोटे बच्चे को अगर माँ खाती है उसके थ्रू, खाती पीती उसके थ्रू, और अगर बच्चा बड़ा हो जा रहा है तो वो अपने आप ही कर ले रहा है। लेकिन क्या अभी हम लोग कोई चीज़ बराबर खाते हैं? क्या हम लोग अभी कोई, हम अपने बच्चों को पूरा प्योर चीज़ें खिला पाते हैं? नहीं खिला पाते। खैर ये सब तो बातें होती रहेंगी। पहले मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, जो मुझे मेन मतलब जो बात है मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जहाँ से मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना था और मैं नहीं जा पाई, तो वहाँ से एक लिंक आया था जिसके अंदर वो खुद मतलब जो उनके यहाँ पे जिनकी डिलीवरी हुई होती है उनके हॉस्पिटल में या जो वैक्सीन करवाते हैं उनसे वो बातचीत करते हैं। तो उन्होंने वो लिंक मुझे भेजा था, तो मैं जा तो नहीं पाई थी वैक्सीन के लिए, अब जाऊँगी। पर वो आज सेशन मैंने जो ज्वाइन किया था बेबी का, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसको सच में हमें मतलब जो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो सब सुनने के बाद हम मतलब ये हो जा टेंशन फ्री हो सकते हैं। और जो नई माँ हैं, जैसे कि मेरा तो पहले से एक बेटा है, तो मेरा तो सेकंड बेबी है, तो मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे पता है, तो मुझे तो थोड़ी टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी एज अ माँ अपने बच्चों को लेके एक चिंता तो बनी रहती है। तो मैं ये आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए। अगर बच्चे में कोई दिक्कत दिखे, कब उसे डॉक्टर शुरुआत की में ज़रूरत पहले है, कब उसे 10-15 डॉक्टर के दिन पास तक नहीं खूब जाना दाने है। आते हैं, तो बस बस देखते वाले हैं, नहीं होने चलते चाहिए, उनमें हैं। पानी नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से इस अदरवाइज वीडियो अगर को सुन दाने थोड़े सकते बहुत हैं। हैं, वो इसको मैंने बच्चे की ज्वाइन किया स्किन था, तो रिएक्ट करती मैंने है इसको बाहर रिकॉर्ड आने के कर लिया बाद में। था। तो वो स्किन मुझे की ऐसा लगा रिएक्शन कि होती है आपको ये जिसकी यूज़फुल वजह से होगा, कि जिन्हें ये ज़रूरत दाने है। आते हैं, तो इसमें तो भी आपको देखते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो ये मैंने कुछ आपको छोटी चीजें बच्चे के बारे में बताई। सोता कैसे है, दूध कैसे पीता है, कैसे पता करेंगे दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। पहले मैंने बता दिया फीड लेते ही मोशन करना एक नॉर्मल बात है, गहरे पीले रंग का मोशन करना नॉर्मल बात है, कभी कभी ग्रीन मोशन हो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। तो ये सारी चीजें जो है ये नॉर्मल है। तो इसमें जब तक बच्चे का स्टूल में रेड कलर नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तब तक दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, है ना। तो ये मैंने आपको, और साथ में मैंने आपको एहतियात भी बता दी है कि एक तो हमें इन्फेक्शन से बचा के रखना अपने बच्चे को, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जिसको भी खांसी है, जुकाम है, लूज मोशन है, फीवर है, वो बच्चे से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इट इज बेटर कि हम उसको बच्चे को बहुत अच्छे से अपने को इन्फेक्शन से बचा के रखें। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, ये मेरा दावा है आप सबको कि अगर आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग देंगे तो बच्चे के बीमार होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लॉन्ग टर्म में बच्चे की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म में बच्चे को अस्थमा होने के बड़े कम चांसेस होते हैं। और मदर को भी ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो ये भी देखा गया है कि मदर को भी बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता अगर मदर शुरू में ही अपने बेबी को दूध पिलाती है, तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये सब फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसका पर्पस है मेरा पर्पस दो है आपको बताने का। नंबर एक, अब 35 साल के अपने कैरियर में मैंने देखा बहुत सारी बच्चे की बीमारियां हैं, अगर मदर को नॉलेज हो तो वो प्रिवेंट हो सकती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो बच्चा सीरियस होता है, हमें कई बार वेंटिलेटर्स पे भी डालना पड़ता है, इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, मन दुखी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रिवेंशन हो सकती है। अगर मदर प्रॉपरली जागरूक हो, इंटेलिजेंट हो और बात को समझे, तो मदर अपने बच्चे को बड़े अच्छे से सेव करके रख सकती है। और हमारे देश में जो है ये नवजात शिशु को लेके, जच्चा बच्चा को लेके तरह तरह की भ्रांति है। अभी मुझे मदर इन लॉ भी शायद नजर आ रही है मधु के उसके ऊपर, या पता नहीं मदर है कौन है, मुस्कुरा रही है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए नहीं, यस सर। हाँ, मदर इन लॉ हाँ, को भी मदर मैं इन लॉ। ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि देखो जो बच्चे 1960 में पैदा होते थे हिंदुस्तान में, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1000 में से 400 बच्चे मर जाते थे। 1000 में से 400 बच्चे 1960 में पैदा होते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज एज हाई एज 400। वो क्यों मरते थे? क्योंकि मदर इग्नोरेंट थी। कभी मुंह में गुट्टी डाल दी, कभी मुंह में शहद डाल दिया, कभी पानी पिला दिया, कभी बोतल से दूध दे दिया, कभी ठंड में नंगा रख दिया, कभी मतलब they were ignorant, है ना, and they were not following the scientific principles। मुझे खुद याद है जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था 1981, 82, 83 की बात बता रहा हूँ, 1000 में से 125 बच्चों की मौत होती थी, तब भी हिंदुस्तान में। समय बदल गया था, मदर्स की एजुकेशन बदल गई थी, बेटर हो गई थी, लेकिन फिर भी क्यों होती थी? क्योंकि फिर वही पुरानी बातें हमको। और जबकि अमेरिका में 1000 में से केवल 7 बच्चों की मृत्यु होती है, वो भी उन्हीं की होती है जो सीरियस होते हैं, जिनके हार्ट में कंजेनिटल डिजीजेज हैं या कुछ हैं जिनको की बचाया नहीं जा सकता, वो एक अलग चीज है। लेकिन अमेरिका में 1000 में सिर्फ 7 बच्चों की मौत होती है। आज भी हमारे देश में 1000 में से 34 बच्चों की मौत होती है, और अमेरिका में केवल 7 या 8 बच्चों की मौत होती है। वो भी इसलिए मदर्स बहुत जागरूक हो गई है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी हम उस अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूं। तो पहला मेरा पर्पस यह है कि बच्चे आपके बिल्कुल सीरियस ना हो, और उसका यही रीजन है कि आपको अगर हेल्थ की एजुकेशन रहेगी तो आपके बच्चे जो है सीरियस नहीं होंगे, किसी किस्म की प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। पहली चीज तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरा पर्पस यही है कि आप जो छोटी छोटी चीजों पे क्लिनिक्स में बच्चों को कवर कर करके भागते फिरते हो, इतने की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी नॉलेज हो जाए, आपको पता चल जाए कि बच्ची है, चौथे पांचवें दिन ब्लीडिंग होगी, जिसको मिनी मेंसेस करते हैं, आपको मरकज भागने की जरूरत नहीं है। दाने हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर बच्चा 6-8 बार यूरिन कर रहा है, वेट गेन रीजनेबली ठीक हो रहा है, तो भागने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जो चीजें हैं, और अननेसेसरी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है घर पे। सो बेसिक हमारा पढ़। और अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये कैसे जाने कि हमारे को कब भागना है, कब अस्पताल में जाना है। जब भी लगे कि बच्चा बहुत ज्यादा स्लगिश हो रहा है, बच्चे का कलर चेंज हो रहा है, खास करके अगर आप अपने बच्चे को टॉप फीडिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब है बच्चे में इन्फेक्शन। अगर लगता है बच्चा बहुत स्लगिश है, ड्राउजी है, फीड ठीक से नहीं ले रहा, यूरिन ज्यादा पास नहीं कर रहा, यूरिन जो है पूरे 24 घंटे में 2 या 3 बार ही पास कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं पास कर रहा, then you should consult the doctor। sluggish भी है, टेम्परेचर आ रहा है, फीवर आ रहा है, या बहुत ठंडा पड़ रहा है, या नाखून हाथ वगैरह थोड़े नीले पड़ रहे हैं, या होंठ थोड़े नीले पड़ रहे हैं, then you have to rush to the doctor। so we must understand। तो बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं अगर हम प्रॉपर एजुकेशन के साथ चलें। और बिजी क्लिनिक्स में इतना ज्यादा कई बार टाइम नहीं होता कि एक एक मदर को हम प्रॉपरली इतने, और मदर के भी दिमाग में इतने सवाल नहीं आते। अब आप सब खाए पिए बैठे हो, मैंने भी अपना डिनर कर लिया, आप लोग भी आराम से, सो वी कैन डिस्कस अबाउट इट विद एन ओपन माइंड। मेरे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, हम कोई जल्दी में नहीं है। तो उसमें ये होता है कि आपको एजुकेशन होगी, और जो मदर्स फर्स्ट टाइमर्स हैं वो और ज्यादा एजुकेट हो जाएंगी, सेकंड टाइमर्स भी उनको और ज्यादा वो बनेगा, और फिर जो आपकी छोटी सिस्टर्स हैं जो आगे प्रेग्नेंट होगी, या जो आपकी देवरानियां वगैरह, उनको भी आप ये एजुकेशन दे सकते हो। सो दैट इज द बेसिक पर्पस। एवरीथिंग इज अबाउट नॉलेज। अगर आप में नॉलेज है तो फिर आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल भी सकती हैं, उसकी ग्रोथ भी अच्छी कर सकती हैं, डेवलपमेंट भी देख सकती हैं। और ये सो ये एक मैंने छोटा, जो मेरे दिमाग में कई चीजें बबल कर रही थी, वो मैंने आपको बताई हैं। अब आपके दिमाग में बड़े सारे सवाल होंगे, जब आप सवाल पूछेंगे तो उन जवाबों को मैं एक्सटेंड कर करके आपको दूंगा, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ती जाए। तो आप 5 व्यक्ति अपनी फिंगर को रेज करें, मैं उन लोगों का नाम बोलूंगा, और एक एक करके उनसे मैं सवाल लूंगा। सवाल आपका एक है या 2 है, बस एक ही बार बताना, दोबारा नहीं बताना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं फिंगर देख पा रहा हूं, किसी ने डिम्पल पहले बोलेगी, उसके बाद सुधांकर फिर बोलेगा, उसके बाद ज्योति बोलेंगी, उसके बाद ये गौरव जी जो है, मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा एक एंथुसियास्टिक फादर ने उंगली उठा रखी है, वो बोलेंगे। उसके बाद में और कौन रह गया? चलो ये अक्षर, ठीक है ना। अब सबसे पहले डिम्पल, आपका क्या सवाल है, बोलो बेटा। Good evening, sir. I have a 1.5-month-old daughter. आज उसने ना पोप नहीं किया है, so is it normal? अरे बहुत अच्छी बात पूछी डिम्पल, वेरी नाइस क्वेश्चन। 7 दिन तक बच्चा अगर स्टूल नहीं करता, दैट इज नॉर्मल। दिन में 7 बार मोशन करे वो भी नॉर्मल है, और 7 दिन तक अगर मोशन नहीं करता वो भी नॉर्मल है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बच्चा जो दूध के ऊपर होता है, कई बार वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मंडे के मंडे, ट्यूसडे के ट्यूसडे ही मोशन करते हैं। 7 डेज तक यू नीड नॉट बॉदर एट ऑल, डोंट वरी, ठीक है। Sir, as you said,
जो हम डिमांड पे फीड देते हैं दैट इज नॉर्मल, तो ये कब तक, मतलब टिल विच मंथ हमें डिमांड पे देनी चाहिए? हाँ बेटा, ये डिमांड फीड के 2 रूल्स हैं। अगर तो आपका बेबी बड़ा प्रीमेच्योर है, उसको डिस्चार्ज के टाइम पे उसका वेट 1.8 केजी 1.9 केजी है, फिर तो हम आपको शेड्यूल बताएंगे। अगर आपका बच्चा नॉर्मल वेट का है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डिमांड फीडिंग हम 6 महीने तक करेंगे, जब बच्चा डिमांड करेगा तभी देंगे। अगर बच्चा, कई बच्चे होते हैं 5-5 घंटे तक उन्हें भूख नहीं लगती, वो एक ही बार में बहुत सारा खा पी लेते हैं दूध। कई बच्चे होते हैं थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं और 2-2 घंटे में भूख लगती है। हर बच्चे का अपना पैटर्न है, सो वी कांट फिक्स द चाइल्ड इन वन तो इसलिए वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उसको जो है वो इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। डिमांड 6 महीने तक देंगे। I have other questions also. बोलते जाओ। सर, एक तो व्हाट आई फील इज, एक तो मिल्क सप्लाई, मेरी पहले किसी से बात हुई थी, तो मिल्क सप्लाई मुझे लगता है नाइट तक होते होते ना तो वो कम हो जाती है प्रोडक्शन। देखो बेटा, मिल्क प्रोडक्शन, अगर एक माँ सक्षम है बच्चे को पैदा करने के लिए, तो वो माँ ये भी सक्षम है कि उसको मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। मिल्क प्रोडक्शन हमारा साइकोलॉजिकल 95% मैंने देखा है, जो मदर्स कहती है हमारे को दूध नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल है। मैंने जैसे कि आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बताया कि हिरनी है, शेरनी है, कोई नहीं कहती कि मेरे को दूध नहीं आ रहा। कोई नहीं कभी देखा शहरों में आके केमिस्ट पे वो नैनमान और उसके डब्बे खरीद रही है कोई हिरनी या कैमल या नहीं लेते ना उनके पास बॉटल्स है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, आप भी उसी तरह से लो। वी आर ऑल्सो मैमल्स, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ओनली ब्रेस्ट मिल्क। अगर आप इस ऑप्शन को लेके चलोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस तरह से लेके चलोगे कि आज का दिन देखती हूँ, आज नहीं आया तो बोतल दे दूंगी, फिर वो शाम को आप बोतल दे ही दोगे। सो यू हैव टू गो वेरी इंटेलिजेंटली। Ultimately, it is the question of future and health of your child. It cannot be taken lightly. It has to be taken very seriously. Before giving any bottle feed, you must count the cost in case your child gets infected. So ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मदर्स को नहीं आता फीड, या बहुत रेयर होता है, तो हम फिर उसमें करते हैं कि कटोरी चम्मच से फीड करा देते हैं या कुछ इस तरह से दे देते हैं, या बॉटल कभी बहुत वो देनी पड़ती है तो स्टरलाइजर करके दे सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। फर्स्ट सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू जस्ट give your own feed only. Okay, sir. Sir, can you tell me the reasons why babies get cranky at night? देखो, ये बड़ा अच्छा आपने डिम्पल सवाल पूछा, और ये मत सोचिए सिर्फ डिम्पल के सवाल है, ये आप सबके सवाल है। तो डिम्पल का सवाल बड़ा अच्छा है कि बच्चा रोता क्यों है, क्रैंकी क्यों होता है। देखो, बच्चा जो है ये बुढ़ा नहीं है, ये बच्चा है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये कई बार ये बोल भी नहीं सकता, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, तो कई बार ये बोर्डम में भी रोते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोना ही बीमारी है, कई बार बोर्डम में रोते हैं। लेकिन कॉमन कॉजेज जो रोने के होते हैं वो ये होते हैं, अगर नाक बंद है बच्चा खूब रोएगा, क्योंकि बच्चा मजबूर होता है। बच्चा मुंह से सांस नहीं ले सकता, अगर नाक बंद है, जैसे मेरा अगर नाक बंद है मैं तो मुंह से सांस ले लूंगा, आप भी मुंह से ले लेंगे, बच्चा नहीं ले सकता। अगर उसका नाक बंद है वो इरिटेट होता रहेगा और रोता रहेगा जब तक आप उसका नाक नहीं साफ करोगे, वो नाक में उंगली नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ही देखना पड़ेगा। तो वेरी कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड नियोनेटल क्राइंग इज, एक तो अगर बच्चे को ओवर क्लोथिंग आपने कर रखी है, अंडर क्लोथिंग कर रखी है। अब ये मौसम आने वाला है, अब थोड़ी थोड़ी जैसे गर्मी आएगी ना, 3-3 स्वेटर लाद के मेरे क्लिनिक में ले आती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू सी दिस वे कि हमारा बच्चा जो है ओवर क्लोथिंग भी ना हो, अंडर क्लोथिंग भी ना हो, वेट भी ना हो। कई बार बच्चा रोता पता चलता है, रो रहा है, झुला रहे हैं, नीचे वो गीला हुआ पड़ा है ना। कई बार बच्चा कॉलिक से रोता है, कॉलिक में भी बच्चा बहुत नॉर्मली और मोस्टली कई बार नॉर्मली भी रोता है। अनलेस के बच्चा बहुत रिलेंटलेसली क्राई नहीं कर रहा, छोटी मोटी चीजों के लिए हमारे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें हमारा कोई इतना रोल नहीं होता। ठीक है डिम्पल? ओके, थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, जैसे आप बता रहे थे कि बच्चा 6 से 8 बार मोशन करता है, बट अब मेरा बच्चा 3 से 4 बार मोशन करता है, बट यूरिन तो वो मुश्किल से 2 बार ही जाता है, तो नॉर्मल है ये? क्या 2 बार जाता है? यूरिन उसको मुश्किल से एक दिन में 2 बार ही जाता है। नहीं नहीं बेटा, आप ना यूरिन को कई बार ना, अक्सर मैंने देखा डायपर्स वगैरह जो बच्चे पहनते हैं, कई बार यूरिन मिस भी हो जाता है। और 24 घंटे में हमें देखना है, सिर्फ दिन में नहीं देखना। जैसे सुबह 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक आप काउंट करो। 4 टाइम्स भी अगर बच्चा कर रहा है और बच्चा हेल्दी है, इवन दैट इज नॉर्मल। 6 से 8 तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 4 बार भी कर रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन 2 बार कम है। मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा 2 बार जा रहा होगा। उसको घड़ी देख के
24 घंटे, और उसका एक तरीका यही है कि हर घंटे बाद आपको डायपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डायपर में पता नहीं चलता, कई बार पॉटी की उसके साथ यूरिन कर दिया पता ही नहीं चलता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लग रहा है आपका बेबी, आप एक बार अच्छे से काउंट करेंगे तो 4-5 बार तो यूरिन कर रहा होगा, और फिर भी लगता है बहुत दिक्कत है तो यू कैन कंसल्ट अस, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। और कोई सवाल? नहीं। ज्योति, बहुत है ना 2 तक। ज्योति बोलो, पहले डीम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। सर मेरी बेटी 12 दिन की हुई है आज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी बेटी ना हिचकी बहुत लेती है। ये बड़ा अच्छा सवाल ज्योति तुमने पूछा है। देखो, हिचकी लेना, डकार लेना, फार्ट करना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। जो चीज नॉर्मल नहीं है वो खांसी है। हल्की फुल्की एक आध बार दिन में खांसी हो, दैट इज नॉर्मल। खांसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी हिचकी लेना, डकार लेना, फार्ट करना, ये सब चीजें दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि मेरी बेबी ना दूध काफी निकालती है मुंह से, 2-3 बार दिन में, 2-3 बार 4 बार ऐसे। ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा। इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। हर फीड के बाद थोड़ा सा दूध निकालना नॉर्मल है। और दूध निकालने के बारे में भी मैं एक चीज बताऊं, अगर फटा हुआ दूध निकाल रहा है बच्चा या फटा हुआ नहीं भी निकाल रहा, अगर वो बिना फटा हुआ भी निकाल रहा है, दोनों नॉर्मल है। जनरली घरों के अंदर मदर इन लॉज और पुराने लोगों का ये होता है कि अगर फटा हुआ निकाल रहा है तो ठीक है, अगर बिना फटा हुआ निकाल रहा है तो ये गलत है। नो, नथिंग लाइक इट। आपका बच्चा अगर दूध निकालता है, दिन में 2, 3, 4, 5 बार निकाल रहा है बच्चा दूध, और अगर उसको यूरिन आउटपुट ठीक है, वेट गेन ठीक है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। ठीक है गौरव? जी सर, मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो सबसे पहले मेरे को स्किन के बारे में पूछना था। बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो कभी कभी मतलब वो गर्मी में इतना रहता है, उसकी जांग वांग कट जाती है, तो उस केस में कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, या कोई बाहर की ही क्रीम लेनी पड़ेगी? नहीं, क्रीम जनरली बच्चों को, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताऊं, पाउडर लगाने की बच्चों को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऑयल मसाज आप कर सकते हैं, किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल अवॉइड करें। बाकी आप जो मर्जी ऑयल यूज करें, कोकोनट यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिवेसा कर सकते हैं, विप्रो कर सकते हैं, जॉनसन कर, जो आपको, हिमालय कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो ऑयल यूज कर सकते हैं। और बच्चे को शैम्पू करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, पाउडर लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। और इस तरह का आप जो भी ऑयल यूज करना चाहे वो करें। क्या आपने सवाल और क्या था बेटा? एक सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि कॉलिक जो पेन होता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो रोते हैं, तो उसमें हम मतलब कोई रोल ऑन जो आते हैं ये लगाएं? जैसे न्यूबॉर्न बेबी है 6-7 दिन का, तो उसको ये रोल ऑन लगाना ठीक रहेगा, या कोई नेचुरल घर की रेमेडीज है जैसे हींग वगैरह का पानी, ऐसा कुछ कॉलिक पेन में? बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इसके पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। कॉलिक क्या होता है? आपका बच्चा जो है ना, शाम के टाइम से लेके और रात के टाइम तक जो है खूब रोता है, और उसमें कॉलिक में जो है ना, बहुत ज्यादा हम दवाइयां नहीं देते, अनलेस के बच्चा बहुत ज्यादा रोता हो तो वो हम दवाइयां नहीं देते। कॉलिक की पहचान कैसे है? पहली पहचान तो ये है कि जनरली बच्चा रोता है जो कि लेट इवनिंग्स में या नाइट में ज्यादा रोता है। इवनिंग में या नाइट में, सुबह नहीं रोते कॉलिक वाले बच्चे। दूसरा, जब कॉलिक वाले बच्चे को आप गोद में उठाओगे, उसके पैर मोड़ के पेट की तरफ करके गोद में उठाओगे, तो आप देखोगे कि उसका जो दर्द है वो बेटर होगा, तो बच्चे को आराम आएगा। अगर आप गोद में लेके झुलाओगे तो कॉलिक वाले बच्चे को आराम आएगा। किसी और वजह से अगर दर्द हो रहा है तो बच्चे को आराम नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप गोद में अगर उठाते हैं और उसका पैर मोड़ के अपने ऊपर रखते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसका मतलब है कि ये कॉलिक ही है। कॉलिक के लिए 2-3 मैं आपको हिदायतें दूंगा। नंबर 1, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं तो कॉलिक होने के चांसेस बड़े कम है। नंबर 2, आप हर फीड के बाद 10 मिनट तक बच्चे को डकार दिलाइए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर फीड के बाद घड़ी देख के 10 मिनट काफी बड़ा अंतराल होता है। हमें आपको बात करते हुए शायद 20 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट बहुत बड़ा है। घड़ी देख के 10 मिनट तक आप डकार दिलाएंगे तो उसको कम चांसेस हैं कि उसको कॉलिक्स होंगे। फिर उसको डकार दिलाने के बाद में बेटर है कि आप उसको अपने खुद लेट जाएं और पेट के ऊपर उसको लिटा के हल्की हल्की थपकी मार दे रहे हैं, है ना। तो उससे भी उसके कॉलिक जो है कम होंगे। बाकी आप रोल-ऑन वगैरह लगा सकते हैं, इनकी पट्टी पुरानी बूढ़ी अम्माई वगैरह लगाती है, लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गौरव आप इसको म्यूट करो। मेरा म्यूट है सर। हाँ, एक और क्वेश्चन सर,
एक ये कि मदर जो है लेट के फीड कब मतलब किस टाइम से स्टार्ट कर सकती है कराना? मदर बैठ के कंफर्टेबल वे से बच्चे को फीड कराए, उसका थोरैक्स और वो जो है नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपर बच्चा फीड ले रहा है, वो बेटर तरीका है बनिस्बत के हम उसको लेट के कराएं। तो लेट के वैसे अगर कभी कभार लेट से कराना चाहती हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन में लेट के करा सकती हैं, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद में, है ना, तो उसको भी करा सकती हैं। अगर बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में है, ठीक से पी लेता है, मदर और माँ और बच्चे की आपस में एडजस्टमेंट हो गई है, वो है, तो करा सकते हैं। लेकिन वैसे हमेशा बेटर रहता है कि मदर थोड़ी बैठ के ही फीड कराएं, दैट इज ऑलवेज डिजायरेबल। हाँ, ये म्यूट है। नेक्स्ट अक्षत। अक्षत ने सवाल पूछना था, डीम्यूट करके पूछो। ठीक है, हाँ बोलो अक्षत, कोई नाम लिखा था। मेरा क्वेश्चन था कि मेरी 8 मंथ की बेटी है और वो अभी तक ग्रीन कलर का स्टूल करती है। क्या? मेरी बेटी ग्रीन कलर का स्टूल करती है, वो 8 मंथ की है। बेटा मैंने अभी बताया ना, डार्क येलो, ग्रीन, सारे कलर नॉर्मल है। मेहंदी ग्रीन, डार्क येलो, येलो, दे आर ऑल नॉर्मल कलर्स। बेटा 6 महीने तक उसकी चिंता नहीं करो अगर ग्रीन स्टूल करती है। अभी 8 महीने तक वो ग्रीन ही कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है? 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। और ये था कि हुई है क्या? इसको अभी कीर्ति 1 मिनट इसको पकड़ लो प्लीज। डॉक्टर अभी इनको है ना डिहाइड्रेशन हुआ था, तो अभी उसको कल ही डिस्चार्ज मिला है, तो हम इसको किस तरीके से डाइट वगैरह दे सकते हैं? अभी कितनी एज है बेबी की? 8 मंथ। 8 मंथ की है ना, तो आप इसको देखो डाइट में तो अब आप इसको दाल दलिया खिचड़ी सब कुछ खिला ही सकते हैं, वो सब दीजिए, फ्रूट दीजिए, फ्रूट जूसेस दीजिए, सारी डाइट दीजिए। लेकिन अगर डायरिया से बच्चा डिस्चार्ज हुआ है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि बच्चे को बॉटल से फीड ना कराइए। अगर आप दे रहे हैं तो कटोरी चम्मच से फीड कराइए, बॉटल से इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस रहते हैं। और सफाई रखिए ताकि दोबारा से डायरिया ना हो। कई बार बच्चा 8 महीने का बच्चा माउथिंग करता है, यानी मुंह के अंदर हाथ ले जाके काटता है, तो क्या होता है, मुंह में ले गया, गीले हो गए, फिर इधर उधर कहीं रख दिया, फिर मुंह में ले गया, तो उससे इन्फेक्शन होती है। तो बच्चे के हाथ को क्लीन रखिए ताकि वो ना हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट 5 लोग हाथ उठाओ, मैं उनको बुलाऊंगा और फिर वो रजनी आ गई, रजनी हो गई, प्रिया हो गई, तरुण हो गए, है ना, भूमिका है, निशा। मैं अभी सबसे पूछता हूँ, रजनी आप बोलो, पहले रजनी बोले। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये मेरा ये था कि ये बेबी ना मेरा 5 मंथ्स का होने वाला है, तो इसके ना फेस पे और स्टमक पे व्हाइट स्पॉट है। व्हाइट स्पॉट का आपने पहले भी मेरे को एक क्रीम दी थी, बट उससे अभी इसको कुछ लगा नहीं है मुझे फर्क, लेकिन अब इसके ना आईज पे दोनों कॉर्नर पे भी आ गए हैं व्हाइट स्पॉट। देखो ऐसा है, व्हाइट स्पॉट्स की 2-3 वजह होती है। एक तो कंजेनिटल व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, दूसरे जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं कई बार फंगल इन्फेक्शन के भी होते हैं, और विटिलिगो जनरली रेयर होता है, यानी जो व्हाइट स्पॉट्स विटिलिगो होते हैं बड़ा रेयर होता है। लेकिन इसके लिए मैं देखना चाहूंगा, जब भी आप इसको वैक्सीन लगाने आओ, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तब मुझे दिखा देना, मैं उसको देख के बता दूंगा क्या चीज। ठीक है, आपने इसको एक क्रीम दी हुई है एमोकॉप क्रीम है, वो लगा लो, और नहीं भी आराम आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, एमोकॉप अभी लगा लो, वो एंटी फंगल क्रीम है। और उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट टाइम वैक्सीन के लिए आओगे मैं देख, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। प्रिया बोलो। सो माय क्वेश्चन वाज कितनी बार मसाज देना चाहिए बेबी को एंड बात देनी चाहिए, लाइक इन अ डे? देखो बेटा ऐसा है कि ऑल्टरनेट डे के ऊपर आप बात दो, दैट इज गुड एनफ। देयर इज नो नीड टू बेथ द चाइल्ड एवरी डे, और एक बार आप स्पॉन्ज कर दो और एक बार बात दे दो, ऑल्टरनेट डे के ऊपर कर दो। मसाज वंस इन अ डे होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट, दैट इज एनफ। One more question. Whenever we keep the baby on the bed, she start crying. हाँ, कभी कभी टमी पे भी हम लेके रख सकते हैं बेबी को थोड़ा सा। वो बैक पे लेटाने से रोता है इसलिए बच्चा, क्योंकि कई बार बच्चे को ना आदत पड़ जाती है गोद में घुमाने की, झुलाने की, है ना,
तो वो उसकी वजह से भी बैक पे आते ही बच्चा रोने लग जाता है। सो द ओनली रीजन है कि बच्चा थोड़ा लोनली फील करता है जब बैक के ऊपर अकेला लेटा होता है, तो उसे अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा कोई गोद में उठाए और घुमाए, है ना। तो आपके घर में इसके दादा दादी होंगे, उनको दे दो, वो घुमाएंगे जैसे मैं घुमाता हूँ अपनी पोती से। दादा दादी दादा दादी तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट, दिस इज नथिंग वेरी अनयूजुअल। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को घुमाता हूँ गोदी में लेके। डॉक्टर, 2 more questions. या तो कि मैं पाउडर टेल्कम और कहीं यूज नहीं करती हूँ. आई ओनली यूज इन द बम एरिया व्हेनेवर आई चेंज द डायपर. सो इज दिस ओके? इट इज नॉट रिक्वायर्ड आइडियली। बहुत गर्मी हो, पसीना हो तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू डोंट नीड टू put powder in this thing. That is not, unless there are rashes or there is something unusual. आप clean उसको कीजिए और डायपर को चेंज कर दीजिए. No need of putting the talcum over there. Okay. Last thing is, can I use breast pump? हाँ नहीं, डायरेक्ट फीडिंग इज ऑलवेज बेटर। अगर आपके निप्पल फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो फिर आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हो। वी डिस्करेज यूजिंग ब्रेस्ट पंप, क्योंकि अगर ब्रेस्ट पंप हम यूज करते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, गंदे हाथ लग जाएं, वो लग जाएं, तो उसमें ये प्रॉब्लम रहती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अवॉइड ब्रेस्ट पंप। तरुण, कल्याणी आप अपने को म्यूट कर दो बेटा। तरुण। थैंक यू डॉक्टर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे बेबी को ना वो उसके स्टमक पे छोटे छोटे दाने हुए हैं और उसके फेस पे भी, तो उसमें हम लोग ऑयल से मसाज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑयल से कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया पहले 2-3-4 हफ्ते में बेबी के बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, जिसको हम एरिथ्मेटॉक्सिकम कहते हैं, उसमें आप आराम से यूज करो। देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि आप उसके ऊपर ऑयल नहीं यूज कर सकते। आप ऑयल यूज कर सकते हैं, जो मैंने ऑयल बताई है सब आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सर लोशन भी लगा सकते हैं? हाँ लोशन भी लगा सकते हैं, लोशन की जरूरत नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा ना, आपको पाउडर की, लोशन की, टेल्कम पाउडर की या शैम्पू की, इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ये तो मार्केट करने के लिए लोग, सिर्फ आप ऑयल से मसाज करो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। सामने ठीक है। भूमिका। और वो बहुत ज्यादा अंगड़ाई लेती है और अंगड़ाई लेते हुए रोती है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। बेबीज ऐसे ऐसे करके अंगड़ाई लेंगे और सारा दिन लेंगे, दिस इज वेरी नॉर्मल, शरीर को तोड़ेंगे। बल्कि इसमें मैं ये कहूंगा, जब बेबी अंगड़ाई ना ले इस तरह की तो बीमार हो गया, हमारे पास ले आना। अंगड़ाई लेना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। पूरा दिन रात लेके रोती भी, ऐसा लगता है जैसे बहुत पेन में है। उसका रीजन है, आप अपने बच्चे को लेटा के अगर चले जाते हैं, 24 घंटे बाद आते हो, वही लेटा हुआ मिलेगा। बच्चा एक टर्न भी नहीं कर सकता। तो मिल्क कितना लेता है, बच्चे को भी अपना, जैसे हम लोग घूमते फिरते हैं, बच्चे को भी जो है मूवमेंट चाहिए होती है अपनी इंटेस्टाइनल, तो वो इसी तरह से मूवमेंट्स करता है। दिस इज नॉर्मल। अंगड़ाई लेगा, गैस बनेगी, रोएगा थोड़ा बहुत, दिस इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल। और अगर गैस ज्यादा बनती है तो हींग ही लगाना है या और भी कोई ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? हींग लगाना है, डकार दिलाना है, जैसे मैंने बताया ना, डकार दिलाएंगे तो गैस बनेगी भी नहीं। हींग लगा सकते हैं, थोड़ा गोद में लेके झुला सकते हैं जिससे कि उसके पेट के ऊपर उतना प्रेशर ना आए। रिलॉन वगैरह लगा सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा अगर कभी लगता है इतना ज्यादा बच्चा रो रहा है कि हाथ में छुट छुट के जा रहा है, वैसे हम दवाई नहीं देते। अगर बहुत ज्यादा जा रहा है फिर कभी कभी हम गैस्ट्रिका या कॉलिकेट टाइप की कोई दवाई दे देते हैं, लेकिन जनरली दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है कॉलिक में। ओके। और एक और क्वेश्चन है, मेरे बेबी के टंग पे और लिप के पास में व्हाइट कलर का एक स्पॉट है बाय बर्थ। जैसे ये था कि नाइट में जैसे इसने अभी जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग करी है, तो कितने ड्यूरेशन तक के लिए ये मतलब लाइक ऐसा हो सकता है कि इसे फीड ना कराए तो कोई इशू नहीं है? नहीं, अगर बच्चा सो रहा है तो 5 घंटे उसको मत डिस्टर्ब करो ना। 5 घंटे 4.5-5 घंटे उसको सोने दो, उसके बाद थोड़ा सा टिकल करके जगा लो उसे। ओके ओके ओके। जैसे मदर्स मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है तो उसे जल्दी पिलाना चाहिए, ऐसी कोई इशू नहीं है ना? ओके 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 ओके। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि डायपर पहनाने से क्या रैशेज हो जाते हैं? हाँ, कभी कभी रेयर केसेस में थोड़े रैशेज हो जाते हैं। अगर डायपर बच्चे ने पॉटी कर दी, यूरिन कर दी, आपने क्लीन नहीं किया तो कई बार वहां रैशेज हो जाते हैं। सो लॉन्ग एज जब तक रैशेज नहीं होते हैं तब तक आप डायपर पहना सकते हैं। मैं डायपर को अवॉइड नहीं करने के लिए कहूंगा। वैसे तो लंगोट बेस्ट रहते हैं कॉटन के,
लेकिन आप डायपर पहना सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर डायपर रैशेज होते हैं या कुछ है, फिर हम डायपर को थोड़ा सा, लेकिन 2-4% केसेस में ही डायपर रैशेज होते हैं, जनरली होते नहीं है, अगर आप उसकी हाइजीन ठीक रखेंगे, अगर आप उसको अच्छे से क्लीन करके रखें। ठीक है सर 7 मंथ्स का अगर बेबी है तो उसका वेट कितना होना चाहिए? वो बर्थ वेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो वेट हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर बच्चे का अपना वेट होता है। जब आप वैक्सीनेशन के लिए आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। मोटी सी बात यह है, जो भी बर्थ वेट है 5-5.5 महीने पर डबल हो जाना चाहिए। अगर बच्चा जन्म के ऊपर 2.5 किलो का है तो 5 किलो का हो जाता है 5.5 महीने तक, 5 महीने। सोनी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे बस ये पता करना था कि जैसे आपने भी बताया कि मालिश वगैरह सरसों का तेल छोड़ के बाकी सबसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बट मैंने तो जब से इसका मतलब ये 1.5 मंथ के ऊपर की है, बट मैं इसको सरसों के तेल का ही मालिश कर रही हूँ। वैसा तो मुझे अभी कुछ इसका दिखा नहीं, बट क्यों नहीं करना चाहिए ये मुझे अगर पता नुकसान नहीं है, सरसों के तेल का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, सिर्फ यही है कलर में थोड़ा डिफेक्ट आ सकता है अगर हम बहुत लंबे टाइम तक करें तो। अच्छा, वैसे अच्छा। सरसों के तेल में ऐसा कोई नुकसान नहीं है अच्छा, कि आपने 1.5 महीना कर दी तो कोई बच्चे को बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जब भी मतलब मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, डकार भी मैं इसको दिलाती हूँ, डकार लेने के बाद ऐसा होता है कि ये हिचकी लेती है और वो दूध निकाल देती है। नॉर्मल बात है, मैंने आपको बताया हर फीड के बाद एक बार अगर बच्चा दूध निकाल रहा है कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, इसको हम शॉर्टिंग कहते हैं। और एक और चीज़ पूछनी है मुझे कि अभी तक आपने जितनी चीज़ें बताई ना उसके हिसाब से तो मेरी बेबी एकदम नॉर्मल है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। बस मुझे एक मतलब ये पूछना था कि जैसे मालिश है वो मैं उसको दिन में कितने बार करूँ? अभी तो मैं इसको मैंने अभी बताया ना, दिन में एक बार बहुत है मालिश। दिन में एक बाकी और तो अपने इतने काम करने हैं, सारा दिन मालिश तो ना करते रहोगे। हाँ, ये बात भी है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से आपने अभी जो कुछ भी बताया उस हिसाब से बेबी बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं नेक्स्ट सवाल लेने से पहले, ये जो मैं मीटिंग भी लेता हूँ नेचुरली इस वक्त जो है मेरा जो पर्पस मीटिंग लेने का ये होता है कि अब क्योंकि 35 साल से डॉक्टरी करी है और डेफिनेटली अगर सपोजिंगली मेरे को 100 पेशेंट डेली देखने पड़ते हैं तो मैं रोज प्रभु से इच्छा करता हूँ कि मेरे पास 50 ही आए, क्योंकि विद एडवांसिंग एज यू डोंट वांट टू वर्क दैट हार्ड, है ना। लेकिन मेरे को एक आप लोगों के साथ बहुत अच्छा जो इमोशनल कनेक्ट है वो ये है कि आप जितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी हो वो सब मेरे को अपनी बेटी जैसी लगती हैं। तो ये इसके अंदर एक इमोशनल कंसेप्ट भी है कि जो मेरी बहू है डॉक्टर श्रुति, वो भी इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछती थी जब मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा हुई थी, अभी तो 14-15 महीने की हो गई है। तो मैं सोचता था कि देखो ये मदर्स बेचारी घर में परेशान होती होंगी, छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो बेचारियों को कितना परेशान करती हैं। तो दूसरा क्या है कि एज फादर आई फील प्रोटेक्टिव अबाउट माई डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉस। तो मेरे को ये भी होता है कि इनको किसी तरह का कष्ट ना आए। वो क्यों ना आए, आपको एक चीज और बता दूं, जब आप बच्चे को पैदा करते हो ना उसके बाद आप ना थोड़े इमोशनल ज्यादा हो जाते हो, सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हो, ऑब्सेसिव हो जाते हो, कुछ लोग डिप्रेसिव भी हो जाती है मदर्स, है ना। तो ये भी मैं बात बताना चाहूंगा आपके जो हस्बैंड जो भी सुन रहे हैं, तो दे नीड फुल सपोर्ट टू बी गिवन। ये जितनी हमारी महिलाएं जो बेचारी अभी जिन्होंने बच्चा जिनके हुआ है वो बेचारी उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उन बेचारों की अपनी एक साइकोलॉजिकल पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये पर्प्यूरियल पीरियड यानी पहले 42 दिन जो होते हैं वो बहुत ऑलमोस्ट 50% मदर्स को थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन, व्हाट वी कॉल एज पर्प्यूरियल ब्लूज। पर्प्यूरियल ब्लूज का मतलब होता है कि आपको जो आपका मन है थोड़ा बड़ी जल्दी विचलित हो जाओगे, बड़ी जल्दी डिप्रेसिव हो जाओगे, बड़ी जल्दी ऑब्सेसिव हो जाओगे, चिंताग्रस्त बड़ी जल्दी हो जाओगे। तो माय पर्पस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद यू पीपल इज कि क्लिनिक में शायद एक प्रोफेशनल को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है 2 मिनट 5 मिनट देके। तो एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है और दूसरा मुझे ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े आराम से, जिसे कहते हैं आप इतने फेथ के साथ हमारे हॉस्पिटल में डिलीवर हुए या बाहर भी हुआ मेरे पास आए फेथ के साथ, तो आई शुड बी एबल टू गिव यू द बेस्ट एज अ प्रोफेशनल।
मुझे लगता है इस वीडियो देख के आपको बहुत कुछ मतलब समझ में आया होगा कि हमें अपने बच्चों की देखभाल को लेके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।